नमस्कार, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से। आपको बता दें, पीएम मोदी का यूपी में प्रचार का आज दूसरा दिन है। पीएम मोदी आज 3 जनसभा करेंगे। मिर्जापुर में सुबह 11 बजे जनसभा करेंगे। आपको बता दें कि घोसी और मऊ में दोपहर 1 बजे करेंगे जनसभा और बांसगांव और देवरिया में दोपहर 2:30 पर सभा करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं, पीएम मोदी के दौरे से जुड़ी हुई। पीएम मोदी के यूपी प्रचार का आज दूसरा दिन है। आपको बता दें कि घोसी और मऊ में वो दोपहर 1 बजे जनसभा करेंगे और साथ ही साथ बांसगांव और देवरिया में दोपहर 2:30 पर वो सभा करेंगे। तो पीएम मोदी अलर्ट मोड पर लगातार दिखाई दे रहे हैं और कोना कोना देश का छान दिया है, क्योंकि 400 पार का टारगेट जो है वो बीजेपी की तरफ से सेट किया गया है और उसके लिए उत्तर प्रदेश जो राज्य है वो भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य में लोकसभा की 80 सीटें हैं और 80 की 80 सीटों पर सेंध लगाने की जुगत में बीजेपी लगी हुई है। और इसी कड़ी में बीजेपी के तमाम नेता पीएम मोदी समेत अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि यूपी प्रचार के आज दूसरे दिन पीएम मोदी यूपी में मौजूद हैं और कई जनसभा जो है पीएम मोदी के द्वारा की जाएगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि चुनावी रण को पूरे तरीके से साधने की कोशिश की जाएगी। 7वें चरण की तैयारी में बीजेपी के तमाम नेता जुट गए हैं, जिसमें सबसे आगे पीएम मोदी का नाम है। तो घोसी और मऊ में दोपहर 1 बजे वो सभा करेंगे। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ अक्षत जोशी संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अक्षत, यूपी में आज दूसरा दिन है पीएम मोदी का, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब 7वें चरण के चुनावों के लिए शामिल हो चुके हैं, जिसमें वो 13 लोकसभा सीटों को मतेंगे। इससे पहले हमने देखा था कि जब शनिवार को छठे चरण के चुनाव मतदान हो रहे थे, उस वक्त भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गाजीपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। तो लगातार 2 दिन से उत्तर प्रदेश में है और चार रैलियों को संबोधित कर चुके हैं। अब चूंकि देखिए 7वें चरण के चुनाव होने हैं, जिसमें 13 में से 8 लोकसभा सीटों को वो कवर करेंगे अपनी जनसभा के माध्यम से, अपनी रैली के माध्यम से। इसमें जो सहयोगी दल है सुभाषपा, जिसके कोटे में घोसी सीट आई, और अपना दल जो कि अनुप्रिया पटेल की पार्टी है, उनको मिर्जापुर की राबर्ट्सगंज सीटें मिली हैं। तो अपनी जो सहयोगी दल है उनको भी, उनके लिए जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं देखिए 7वें चरण के आगामी चुनाव में 1 जून को मतदान होना है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सीट वाराणसी में भी उनकी जनसभा को रखा गया, जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही बता दूं कि आज आप नरेंद्र मोदी के साथ आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ 2 जनसभाओं में शामिल रहेंगे। नरेंद्र मोदी के साथ में 2 जनसभाओं में योगी आदित्यनाथ भी शामिल रहेंगे। अक्षत, 7वें चरण की मैं बात करूं तो वाराणसी जो है वो प्रमुख सीट बनी हुई है और वो प्रमुख और जब बन जाती है जब अखिलेश यादव बयान देते हैं कि इस बार प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी में नहीं जीत पाएंगे। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल, देखिए, इससे पहले हमने अभी लगातार देखा कि किस तरह से अखिलेश यादव ने टीवी मीडिया के माध्यम से इस बात को कोट करते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ बीजेपी 1 सीट जीतेगी, वो भी है क्यूटो की सीट। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहली बार वाराणसी से चुनाव लड़े थे तो उन्होंने ये बात कही थी कि हम वाराणसी को क्यूटो की तर्ज पर विकसित करेंगे, क्यूटो बना देंगे। तो वही अखिलेश यादव ने कई बार मीडिया पर तंज कसते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी सिर्फ 1 सीट जीतेगी, वो भी क्यूटो की, बाकी सीटें बीजेपी हार रही, बाकी सीटें इंडिया गठबंधन जीत रही है। लेकिन देखिए, जिस तरह से हमने पिछले चुनाव में रिजल्ट देखा, बीजेपी ने एक तरफा वोट हासिल किए थे। कई लगभग 67 के करीब सीटें बीजेपी ने, 67-73 के करीब सीटें बीजेपी ने जीती थी। वहीं इस बार जिस तरह से नरेंद्र मोदी का दावा है कि 400 सीट पार करनी है, तो उसके लिए उनको उत्तर प्रदेश में जरूर रुकना पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की एक अहम भूमिका मानी जाती है। सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में है, 80 सीटें। तो कहीं ना कहीं देखिए, जो 400 पार का जो दावा है, वो जब तक उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री इस बात को अच्छे से जानते हैं, जब तक उत्तर प्रदेश को नहीं मतेंगे 80 सीटों को, तब तक वो 400 पार का दावा पूरा नहीं कर पाएंगे। उसी को लेकर के, क्योंकि देखिए अब 7वें चरण के चुनाव होने हैं, जो कि 1 जून को चुनाव है, जिसमें महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, मिर्जापुर, राबर्ट्सगंज, वाराणसी जैसे जिले हैं,
जहाँ पे 7वें चरण का चुनाव होना है। तो इसलिए ये बेहद खास हो जाता है, क्योंकि अब अखिलेश यादव जिस तरह से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और योगी आदित्यनाथ को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार मौजूदा सरकार पे कटाक्ष कर रहे हैं, उनकी जो नाकामियां हैं उनको गिना रहे जनता के बीच जाकर के। क्योंकि इस बार हमने देखा, इससे पहले के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव सिर्फ ट्विटर के एक्स, जो अब सोशल मीडिया एक्स हो गया, उस पे से अपना चुनाव प्रचार कर रहे थे। लेकिन अब अखिलेश यादव जिलों में जा रहे हैं, जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं और आम जनता के बीच में जाकर मिल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी है उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा नुकसान देखने को इस बार बिल्कुल अक्षत, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी ने सड़क हादसे का संज्ञान लिया है। शाहजहांपुर में हुए सड़क हादसे का संज्ञान लिया गया है। सीएम योगी के द्वारा मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। अधिकारियों को राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी सीएम योगी के द्वारा दिए गए हैं। आपको बता दें कि सीएम ने घायलों के उपचार के निर्देश दिए हैं। श्रद्धालुओं से भरी बस पर पलटने से 11 लोगों की इसमें मौत हो गई है। आपको बता दें कि अब सीएम योगी ने इस पूरे मामले को संज्ञान में ले लिया है और जिन लोगों की जान गई है उनके प्रति संवेदना भी सीएम योगी के द्वारा व्यक्त की गई है और साथ ही साथ तमाम जो है जरूरी दिशा निर्देश भी सीएम योगी के द्वारा दिए गए हैं कि जो घायल है उनका उपचार जो है उस पर तेजी लाई जाए, उनको राहत कार्य में तेजी लाई जाए और जो भी उनके लिए बन पड़े वो करें। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता सिद्धार्थ प्रताप सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ, अब सीएम योगी ने भी संज्ञान ले लिया है, क्या कुछ अपडेट है? बस कुटार के ढाबे के पास जाकर रुकती है, बस सवार लोगों ने, कुछ लोग नीचे उतर जाते हैं। तो आपको बता दें, कुछ लोग बसों पर ही बैठे हैं कि कुटार की ओर से तेज रफ्तार बजरी भरा डंपर आता है। डंपर अचानक रोड की बाईं ओर उतरता चला गया और इसी बीच इससे जो बस के बीच का हिस्सा को चीरते हुए घुस गया। जो चालक था उसके अनिल के अनुसार जो डंपर चालक था वो शायद नींद में था, इस कारण से बड़ा हादसा हुआ। अब इस मामले को लेकर सीएम ने पूरे मामले को संज्ञान में ले लिया है और मृतकों के जो परिजन है उनके साथ संवेदना व्यक्त की है और अधिकारियों को राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने घायलों के उपचार के लिए निर्देश दिए हैं। अभी तक जो अपडेट है 11 लोगों की मौत हो गई है और 25 से ज्यादा लोग घायल हैं। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा हादसा हुआ है। जी सिद्धार्थ, प्रशासन की तरफ से क्या किसी मुआवजे का ऐलान अभी तक किया गया है या फिर सीएम योगी के द्वारा अभी तक बयान में संवेदना के अलावा कुछ भी व्यक्त किया गया है? देखिए, बिल्कुल अभी तक किसी भी प्रकार से किसी मुआवजे का ऐलान नहीं किया गया है। इस मामले की जांच के लिए टीम गठित कर दी है और जांच की जाएगी किस कारण से इतना बड़ा हादसा हुआ। लेकिन जो प्रथम दृष्टया जांच में निकलकर सामने आया है, चालक को, जो डंपर चालक था, उसकी नींद के कारण ऐसा हादसा, उसकी नींद में आने के कारण उसने बस में टक्कर मारी। लेकिन एक चीज सबसे महत्वपूर्ण ये है इस पूरे मामले में कि देखिए, जो बस खड़ी थी वो रोड के किनारे पर ढाबे पर खड़ी थी और ये बस से जो डंपर चालक था, अभी तक यही निकलकर सामने आ रहा है कि उसमें नींद के आने के कारण उसने बस में टक्कर मारी और उसके ऊपर जाकर पलट गया। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा हादसा हुआ है शाहजहांपुर में और मौके पर जिलाधिकारी भी पहुंच गए हैं और जो राहत और बचाव कार्य है वो देर रात तक किया रहा। उसके बाद फिर इन्हें लोगों को अस्पताल ले जाया गया, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई, 25 लोग घायल हैं। उसमें कई की हालत नाजुक बनी हुई है, जिनका भी इलाज चल रहा है। जी सिद्धार्थ, जिन 11 लोगों की मौत इसमें हुई है, क्या उनकी शिनाख्त पुलिस के द्वारा कर ली गई है? उनके परिजनों को सूचना दे दी गई है? और जो प्रत्यक्षदर्शी वहां पर मौजूद थे उनका क्या कुछ कहना है? देखिए, बिल्कुल भारती, आपको बता दें कि ये ज्यादातर सिधौली के रहने वाले थे। सिधौली सीतापुर में आता है, तो सीतापुर क्षेत्र के रहने वाले, सीतापुर डिस्ट्रिक्ट के सिधौली क्षेत्र के रहने वाले थे और सब आसपास के ही रहने वाले थे और ये कहीं ना कहीं उत्तराखंड जा रहे थे, पूर्णागिरी दर्शन करने के लिए जा रहे थे। तो रास्ते में ये हादसा हुआ है। लेकिन ऐसी घटना हो गई एक बार की। कहीं ना कहीं जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनका कहना था कि कुछ लोग नीचे उतरे हुए थे, कुछ लोग थे, इतनी तेज आवाज थी कि आसपास के जो लोग थे वो भी मौके पर आ गए। तो कहीं ना कहीं देर रात का हादसा है, लेकिन अब प्रशासन इस मामले की जांच कर रहा है। ठीक है सिद्धार्थ, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।
एक और बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। आपको बता दें सीएम योगी की प्रदेश में आज 4 जनसभाएं होनी है। मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज में होगी संयुक्त जनसभा। सुबह 11 बजे सीएम और पीएम मोदी करेंगे संयुक्त जनसभा। गाजीपुर में सुबह 11:40 पर सीएम योगी की जनसभा होनी है। चंदौली में 12:35 पर सीएम योगी की जनसभा होनी है। गोरखपुर में 3:10 पर यह जनसभा होनी है सीएम योगी की। इस वक्त की बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं, सीएम योगी और पीएम मोदी दोनों ही यूपी में अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहे हैं और 7वें चरण को लेकर तैयारियां जो है वो जोरों पर हैं। पीएम मोदी के साथ साथ सीएम योगी की भी आज 4 जनसभाएं होनी है और चारों जनसभाओं का शेड्यूल भी तैयार कर लिया गया है। आपको बता दें कि आज प्रदेश में 4 जनसभाएं जो है वो सीएम योगी के द्वारा की जाएंगी और चारों जनसभाएं मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज में संयुक्त जनसभा होगी, जिसमें सीएम योगी और पीएम मोदी दोनों मौजूद होंगे। सुबह 11 बजे सीएम और पीएम ये संयुक्त जनसभा करेंगे और साथ ही साथ आपको बता दूं कि गाजीपुर में सुबह 11:40 पर सीएम योगी जनसभा करेंगे। चंदौली में 12:35 पर सीएम योगी जनसभा करेंगे और इसके साथ ही गोरखपुर में 3:10 पर सीएम योगी के द्वारा यहां पर जनसभा की जाएगी। तो ये बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं किस तरीके से आज सीएम योगी के प्रदेश में जो 4 जनसभाएं होनी है, जिनके बहुत सारे मायने भी निकाले जा रहे हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का आज मऊ दौरा है। आपको बता दें कि यह दौरा कई मायनों में खास रहने वाला है। मऊ और वाराणसी के प्रवास पर वो मौजूद रहेंगे। ब्रजेश पाठक सुबह 10:45 पर रतनपुरा मऊ में पीएम की जनसभा होनी है। आपको बता दें कि शाम 5 बजे रामनगर चौक वाराणसी में जनसभा होनी है। शाम 7 बजे आशीर्वाद वाटिका प्रहलाद घाट पर जनसभा होनी है। इस वक्त की बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे, देखिए किस तरीके से एक के बाद एक पीएम मोदी, सीएम योगी, सभी के सभी नेता जो है वो अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहे हैं और सभी का शेड्यूल जो है वो तैयार कर लिया गया है। 7वां और अंतिम चरण जो है उसके लिए तैयारियां जोरों पर हैं, जिसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का आज मऊ दौरा है। मऊ और वाराणसी के दौरे पर ब्रजेश पाठक मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ आपको बता दूं कि सुबह 10:45 पर रतनपुरा मऊ में पीएम की जनसभा होनी है। शाम 5 बजे रामनगर चौक पर उनकी जनसभा होगी और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि शाम 7 बजे आशीर्वाद वाटिका प्रहलाद घाट पर जनसभा होगी। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कानपुर देहात में खनन माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने अवैध खनन स्थल पर छापा मारा है। छापेमारी से खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया है। मिट्टी भरे 2 डंपरों को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। खनन माफिया जेसीबी लेकर मौके से फरार हो गए। अकबरपुर क्षेत्र के गौरियारपुर गांव का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। तो ये बड़ी खबर लगातार आपको दे रहे हैं, जहां पर मिट्टी भरे 2 डंपरों को पुलिस ने कब्जे में लिया और अवैध खनन का यहां पर काम चल रहा था। खनन माफिया जेसीबी लेकर मौके से फरार हो गए। खबर रायबरेली से है, जहां 2 दुकानदारों के बीच जमकर मारपिटाई हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के बाहर चाय की दुकान रखने के मामले को लेकर 2 दुकानदारों के बीच जमकर मारपीट हुई है। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस ने दोनों ही पक्षों से तहरीर लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया है। लेकिन जिस तरह से ये मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है, उससे एक बात साफ है कि कुछ लोगों के मन में आज भी पुलिस का कोई डर नहीं है।
यूपी के आगरा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर चार्जिंग प्लांट पर ये स्कूटी लगी थी और इसमें धमाका हुआ, विस्फोट हुआ। आपको बता दें कि धमाके के चलते घर का सामान भी जलकर राख हो गया। स्कूटी जलने की जो घटनाएं हैं वो पिछले दिनों से काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जा रहा है लगातार, और उसके चलते जो तमाम इलेक्ट्रिक वाहन हैं उनके साथ ये हादसा होना अब आम सी बात हो गई है, जिस पर कसीदा कसना बहुत जरूरी हो गया है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 10 सालों में बीजेपी हर बात उसकी झूठी निकली है और हर वादा झूठा निकला है। ये लोग 400 पार का नारा दे रहे थे, अब इस बार 400 पार नहीं होगा बल्कि 400 हार जाएंगे। दिल्ली वालों ने अपने मन की बात 400 पार में कह दी है। इस बार देश की जनता इन्हें 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। 10 साल में इनकी हर बात झूठी और हर वादा झूठा निकला है। जो लोग कहते थे 400 पार का नारा दे करके, ये लोग 400 पार का नारा दे रहे थे। इस बार 400 पार तो हो ही ना, इस बार 400 हारने जा रहे हैं। और सच्चाई तो ये है कि अगर सही तरीके से हिसाब किताब लगाओगे, दिल्ली वालों ने अपने मन की बात 400 पार में कह दी। जो लोग हिंदी समझते होंगे, गिनती को जानते होंगे, मैं आपसे पूछूं कि अगर कुल मिलाकर के 543 सीटें लोकसभा की हैं और अगर बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हम 400 पार जीतेंगे, तो बताओ कितनी सीटें जीतने जा रहे हैं? 543 में 400 पार कितनी बन रही हैं? ये 143 नहीं, इस बार देश की जनता इनको 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे गाजीपुर का सामर्थ्य क्या है, यह इतिहासकारों से ज्यादा देश की सीमाओं को पता है। यह सब पराक्रम और शौर्य की गाथाएं बताती हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गरीबों के लिए जो योजनाएं आज देश में लागू हुई हैं, उत्तर प्रदेश उसका सर्वाधिक लाभ लेने वाला राज्य बन गया है। वहीं आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें राजधानी दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत इन दिनों भीषण गर्मी और लू के प्रकोप को झेल रहा है। कई जगहों पर मौसम विभाग ने लू का अलर्ट जारी किया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। गर्मी का प्रचंड प्रहार, मचा हाहाकार। हाय गर्मी अब नहीं होगी बर्दाश्त। बरस रही आग जून तो जला देगी। 80 सालों का रिकॉर्ड टूटा, लोग बेहाल। 48 डिग्री पार, चारों ओर त्राहिमाम त्राहिमाम। ये गर्मी का प्रचंड प्रहार है, आसमान से बरसती आग है, त्राहिमाम त्राहिमाम करते लोग हैं। मानो मई की भीषण गर्मी लोगों को मार ही डालेगी। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। पिछले 80 सालों का रिकॉर्ड टूट चुका है। मौसम का टॉर्चर ऐसा है कि तापमान 50 डिग्री पार करने पर आमादा है। 5-4 दिनों से राजस्थान में हीट वेव का दौर जारी है। पिछले 24 घंटों में देखें तो जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, इसके अलावा भरतपुर और कोटा संभाग के कई इलाकों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। पिछले 24 घंटों में सर्वाधिक अधिकतम तापमान पिलानी में 46.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। इसके अलावा अगले 48 घंटों में अधिकतम तापमान में और करीब 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। यानी कि फिलहाल जो हीट वेव का दौर राजस्थान में चल रहा है, अगले 48 घंटों में एक तीव्र हीट वेव के रूप में परिवर्तित होगा। यानी कि सीवियर हीट वेव के लिए मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर की ओर से पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के अधिकतर इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। रेड अलर्ट मीन्स कि अधिकतर हिस्से ऐसे होंगे जहां पर तापमान जो है 23 मई को यदि देखेंगे तो 45 डिग्री से ऊपर और कई इलाकों में 47-48 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड होगा। सीवियर हीट वेव की परिस्थिति रहेगी। इसके अलावा भरतपुर, जयपुर और कोटा संभाग के भी कई ऐसे इलाके होंगे 23 से 25 मई के दौरान जब अधिकतम तापमान 46 से ऊपर भी कई स्थानों पर रिकॉर्ड होगा। यानी कि सीवियर हीट वेव की परिस्थिति
23 मई से अगले 2-3 दिनों तक राजस्थान के कई इलाकों में रहेगी। दिल्ली, यूपी, राजस्थान समेत कई राज्यों में भीषण गर्मी पड़ रही है। दिन का तापमान रोज का रोज बढ़ रहा है। दिल्ली एनसीआर में आसमान से आग बरस रही है। तेज धूप के साथ भीषण लू चल रही है। लोगों को बाहर निकलने में खासा परेशानी हो रही है। इंडिया गेट पर पहुंचे पर्यटकों का बुरा हाल है। देखिए, अभी नॉर्थ वेस्ट इंडिया में स्टार्टिंग फ्रॉम अगर आप बात करें, स्पेशली राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, नॉर्थ मध्य प्रदेश, जहाँ कंटिन्यूज हीट वेव टू सीवियर हीट वेव पड़ रही है। जनरली जो अगर हम आईएमडी का क्राइटेरिया बताएं, जनरली हम क्या करते हैं कि जब टेम्परेचर आपके नॉर्मल 40 से ज़्यादा हो जाते हैं और डिपार्चर 4.5 डिग्री से ज़्यादा होता है तो हम हीट वेव बोलते हैं। लेकिन टेम्परेचर्स हैं 45 डिग्री से ज़्यादा पहुँच जाते हैं। तो दूसरा हमारा आईएमडी का क्राइटेरिया ये है कि अगर 45 डिग्री टेम्परेचर होते हैं तो उसको हीट वेव बोलते हैं, अगर 47 होते हैं तो सीवियर हीट वेव बोलते हैं। ऑलमोस्ट पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ऐसे ही सिनेरियो बना हुआ है। राजस्थान में भी टेम्परेचर 47 तक टच कर रहे हैं, दैट इज 46 प्लस हैं। सिमिलरली अगर आप एनसीआर दिल्ली की बात करें, जहां भी टेम्परेचर 47 तक हैं, पंजाब, हरियाणा, वहां भी 45 प्लस हैं। तो आने वाले 5 दिनों के लिए हमने पूरा जहां रेड अलर्ट दे रखा है, स्टार्टिंग फ्रॉम राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, एनसीआर दिल्ली और वेस्ट उत्तर प्रदेश। इसके अलावा नॉर्थ मध्य प्रदेश, वहां में भी हमने हीट वेव टू सीवियर हीट वेव का वार्निंग दे रखा है, ऑरेंज अलर्ट दे रखा है। सिमिलरली बिहार पे भी हीट वेव पड़ रहा है, लेकिन 2 दिनों के बाद वहां थोड़ी कमी हो जाएगी क्योंकि समुद्र से हवाएं आएंगी, ईस्टर्ली वेव्स आएंगी। तो मेन ईस्टर्ली वेव जो बे ऑफ बंगाल से आएंगी तो टेम्परेचर में थोड़ी गिरावट आ सकती है। राजस्थान की राजधानी समेत 24 जिलों में लू चल रही है। सड़क के किनारे लगे जूस के ठेलों पर रुककर गर्मी से निजात पाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी राहत नहीं मिल पा रही है। कुछ सड़कों पर तो गर्मी के कारण कर्फ्यू जैसे हालात हैं। इसी के माध्यम से मॉक ड्रिल भी करवाई है हमने, और जो कहाँ पे किस आवश्यक औषधियों की आवश्यकता है वो भी हमने गैप एनालिसिस करके और फील्ड से उसकी रिक्वायरमेंट लेके आरएमएसएल के द्वारा उनको उपलब्ध कराया है। और इसके अलावा एक हाई लेवल मीटिंग उसके बाद एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट एनडीआरएफ के डायरेक्टर साहब द्वारा भी ली गई, जो एसीएस होम जो हमारे एसडीआरएफ के डायरेक्टर है, और हम लोगों ने उसको अटेंड की थी। तो उसमें हीट वेव रिलेटेड इलनेस, उसके अलावा फायर एनओसी, फॉरेस्ट फायर, उसके बारे में भी चर्चा हुई कि राजस्थान की क्या तैयारी है। तो हम लोग आईएमडी के जो ऑफिसर्स हैं उनके ग्रुप से जुड़े हुए हैं। उनकी जो अलर्ट होती है कि अगले 3 घंटे में ये होने वाला है, या जैसे परसों एक अलर्ट आया था कि 19, 20, 21 और 22 4 दिन के लिए राजस्थान में एक उसमें ग्रेडिंग है, ग्रेडेड रेस्पॉन्स है कि येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट और रेड अलर्ट। तो रेड अलर्ट इन जिलों में रहने वाला है, तो हम लोग पहले ही वहाँ पे हम डायरेक्शंस दे देते हैं कि आपको किस तरह कार्रवाई करनी है। रेड मीन्स कार्रवाई। यूपी की राजधानी लखनऊ में भीषण गर्मी ऐसी जैसे आसमान से आग बरस रहा हो। अगर घर से बाहर निकले तो जूस और आम का पना ही सहारा है। मौसम विभाग ने हीट वेव के लिए कई राज्यों को अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान हीट वेव का रेड अलर्ट जारी है। वहीं उत्तर प्रदेश, बिहार, पूर्वी राजस्थान में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बिहार के दक्षिणी पश्चिमी और दक्षिण मध्य भागों में 1-2 स्थानों पर लू चलने के आसार हैं। इसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं राज्य के उत्तरी भाग के जिलों में 1-2 स्थानों पर आंधी और बिजली गिरने की संभावना है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। दूसरी ओर पटना समेत राज्य के बाकी हिस्से गर्म दिनों की चपेट में रहेंगे। पटना, शेखपुरा, नालंदा, नवादा, औरंगाबाद, रोहतास, भोजपुर, बक्सर, अरवल और कैमूर गर्म रातों की चपेट में रह सकते हैं। रडार और सैटेलाइट से प्राप्त आंकड़ों के एनालिसिस के अनुसार रविवार 19 मई को अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा, लेकिन कल यानी कि 21 मई तक अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट आने की संभावना है। वहीं राज्य में पूर्वा और पछुआ का दौर जारी है। शनिवार 18 मई को पटना समेत राज्य के 27 शहरों में अधिकतम तापमान बढ़ा और 8 में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग की ओर से लोगों को खाली पेट बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। कुल मिलाकर मई में जानलेवा गर्मी पड़ रही है।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए AMV नेटवर्क।